प्रिय बच्चों, कल हमने बात की थी संचार के विषय में और लगभग 2-3 पेज हमने पढ़े थे, परंतु कल जो हमारा प्रिंट था वो स्पष्ट नहीं था। लेकिन मैंने आपके पास दूसरा प्रिंट भेजा है और वो डेफिनेटली जो है आपको ज़रूर उससे फ़ायदा हुआ होगा और आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, यहाँ अभी तक हमने जो बेसिक थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद संचार क्या है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि संचार क्या है, परंतु आज फिर जो है उस बात को हम क्लियर कर लेते हैं कि संचार असल में है क्या। संचार जो है ये आप ध्यान रखेंगे कि चर धातु से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। ये प्रश्न बन जाता है 1 नंबर का कि संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। और फिर जो एक प्रश्न बन सकता है वो ये कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री, ये आप ध्यान रखेंगे, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर फ्रेम, ये नाम ध्यान रखेंगे आप। विल्बर फ्रेम के अनुसार संचार क्या है? अनुभवों की साझेदारी है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कोई कि संचार क्या है, तो आप ये भी दे सकते हैं कि संचार अनुभवों की साझेदारी। आपकी परिभाषा सही है। लेकिन कोई आपसे पूछते हैं कि संचार अनुभवों की साझेदारी ये किसने कहा, तो आप कहेंगे ये विल्बर फ्रेम ने कहा। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि विल्बर फ्रेम के अनुसार संचार की परिभाषा क्या है, तो भी आप यहाँ से इस परिभाषा को उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए, दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे में बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ही संचार नहीं किया जाता, बल्कि हजारों लाखों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस तरह सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले, जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले, यानी कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले को क्या कहते हैं? वो हम संचार माध्यम कहते हैं। उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संचार माध्यम किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा भी यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले को की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है, दोनों में से, यानी कि एक पक्ष, यानी कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम जो है नाम नहीं बता रहे हो, तो फिर आपका संचार असफल हो जाएगा। अनिच्छुक है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक, जिसको इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए, संचार के तत्व हैं बेटा। हम बात करते हैं तत्वों की। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों को हम यहाँ सिलसिलेवार जो है उनकी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। प्रश्न यहाँ से फिर बन जाता है 1 नंबर का कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? जब स्रोत या संचारक, ध्यान रखेंगे, स्रोत या संचारक, स्रोत या संचारक, संचारक संचार करने वाला, स्रोत सोर्स जो स्टार्ट करता है, यानी कि मेरी कोई इच्छा है, मेरे मन में कोई इच्छा पनपी है और वो काम मैं करने की सोचूं, तो मैं स्रोत या संचारक हूँ। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत
हो जाती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है, तो आप ये उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, भाई आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको आपकी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास नहीं है। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। चिन्ह 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 बेटा, शब्द की वर्तनी देख लीजिए, एक प्रकार का कोड या चिन्ह है, ये ध्यान रखिए। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। कूटीकृत या एनकोडिंग, इंग्लिश में एनकोडिंग और हिंदी में कूटीकृत। उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के बारे में आपसे पूछेंगे तो आप उत्तर देंगे। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। ये इसके लिए आवश्यक है। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का होता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसके लिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्योंकि आपका संदेश आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे बताएंगे दूसरे को। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए पहुंचते हैं। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। पहले एनकोडिंग थी, अब डिकोडिंग है। एनकोडिंग लिखना था, अब डिकोडिंग का मतलब उसको पढ़ना। डिकोडिंग का अर्थ है, प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं डिकोडिंग का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे डिकोडिंग का अर्थ क्या है। प्राप्त करता है रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। जो संदेश आया है उस संदेश में अर्थ क्या है, उसकी इच्छा क्या है, क्या उसका भाव है, क्या चाहता है जिसने वो संदेश आपके पास भेजा है। तो यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। अभी मैं कह रहा था एनकोडिंग क्या था, लिखना, और ये है पढ़ना। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों का अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। कोड यानी कि उस भाषा से, उस लैंग्वेज से। यदि मैंने लिखा पंजाबी में, आपको पंजाबी नहीं आती तो आप समझ नहीं पाओगे। मैंने लिखा है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समझ नहीं पाओगे। आपने लिखा है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश नहीं जानता तो मैं उसको समझ नहीं पाता, तो सफल संचार नहीं हो पाएगा। तो दोनों का एक ही भाषा से परिचित होना ज़रूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, और कोई एक संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, फीडबैक किसे कहते हैं? फीड एंड बैक। फीड पहले खिलाओ, एंड बैक प्राप्त करो। जैसे पशु को पहले खिलाते हैं,
बाट बखर चारा वारा, उसके बाद हम उससे दूध प्राप्त करते हैं भैंस से। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछे शोर किसे कहते हैं, शोर लिखा भी हुआ नॉइज। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, मूल रूप में नहीं पहुंच पाता है। सफल संचार के लिए प्रक्रिया से शोर को हटाना, बाधाओं को हटाना, रुकावटों को हटाना अति आवश्यक है या उन्हें कम करना अति आवश्यक है। ये देखिए देखिए आपके सामने एक टेबल बन गई। स्रोत या संचार, उसके बाद संदेश है, फिर माध्यम है, फिर प्राप्त करता है, फिर फीडबैक है और ये शोर है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहीं तक जो है हम इसको आज ख़त्म करते हैं। कल हम संचार के प्रकारों की बात करेंगे, तो इनसे संबंधित प्रश्न मैं आपके पास आज भेजूंगा बेटा। आप उनको जो है अपने हिसाब से उनको लिख लेंगे और अवश्य नोट करेंगे।